हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो वो डिस्कस कर रहे थे। कुछ पार्ट जो बच गया था जो अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट पे। देखिए, दोनों वर्ड को समझते हैं कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। अब इसका कोई फिक्स फॉर्मेट या फिक्स रूल नहीं है कि ये जो है ये कैपिटल होंगे, ये है जो है ये रेवेन्यू होंगे। सर क्यों? देखिए, डिपेंड करता है ये बहुत सारे फैक्टर पे। जिन फैक्टर को अगर हम समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। सर वो फैक्टर कौन कौन से? तो ये फैक्टर है जिनका ध्यान रखना है। कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द कैपिटल एंड रेवेन्यू। सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस तरीके का है। मतलब सर, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फर्नीचर का बिजनेस है, तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। समझ पा रहे हैं बात? वहीं पर नॉर्मल अगर है, अदर के लिए फर्नीचर जो है वो क्या हो जाएंगे? असेट हो जाएंगे। रूल नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के जरिए से समझा रहा हूँ कि भाई जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो जिसमें बिजनेस कर रहे हो वो तो आपके लिए रेवेन्यू है। उसके अलावा बाकी जो है वो आपके लिए कैपिटल हो सकते हैं। सर हो सकते हैं मतलब उसके बाद में दो, देखो, पांच छह चीजों में से सारे देखने के बाद पता चलेगा। फिर दूसरा आता है रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू होते हैं वो जो है वो क्या कहलाते हैं? वो क्या होते हैं? रिकरिंग नेचर होता है। रिकरिंग मतलब बार बार होना। रिकरिंग मतलब बार बार होना। तो रेवेन्यू का क्या होता है? रिकरिंग नेचर होता है। जैसे गुड्स परचेज सेल, ये बार बार होंगे। बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ये बार बार होंगे क्या? नहीं। और कैपिटल जो है उनका नॉर्मली क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा। लेकिन देखिएगा, फिर कह रहा हूँ बहुत सारे फैक्टर जो है वो काम करते हैं, तो ये भी फिक्स रूल नहीं बना सकते कि भाई यही होगा। ये गाइडलाइन है एक तरीके की, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पज ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस करने का कारण क्या है ये भी डिपेंड करेगा कि ये जो है ये कैपिटल है या रेवेन्यू। सर पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर, ये दोनों आगे वाले जो है वो उसके साथ में पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ फर्म या बिजनेस। सर ये क्या लिखे, मतलब समझे नहीं। देखो, अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी या जिसे हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जस्ट इसका ऑपोजिट रेवेन्यू हो जाएगा। अगर कोई ऐसी रिसिप्ट है जिससे आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम होने वाले, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे समझिएगा, पूरी दुनिया को क्या चाहिए? फल चाहिए। पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली फल कब मिलेंगे? जब पेड़ लगाएंगे। समझ आ रही बात? तो ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या कहलाते हैं? ये पेड़ जो है ये कहलाते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन वगैरह जो भी जिससे क्या हो रहा है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, FEB कहते हैं, जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो हो क्या हो? इंक्रीज हो, वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल। और जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो वो क्या हो? मेंटेन हो, वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू। वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू। उसके बाद होता है मेटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। अगर अमाउंट जो वो इमेटेरियल है, तो फिर उस केस के अंदर हम, हो सकता है कि वो क्या हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, फिर भी हम उसे रेवेन्यू ट्रीट कर दें। जैसा कि हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था कि पेचकस पाने वगैरह जो है वो यूं तो कैपिटल नेचर के, लेकिन फिर भी हम उन्हें रेवेन्यू नेचर में लिख देते हैं। इमेटेरियल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रेवेन्यू लिख सकते हैं। और अगर मेटेरियल है तो कैपिटल लिखेंगे। लेकिन ये भी कोई थंब रूल नहीं है। डिसाइड करना होगा बिजनेस टू बिजनेस, डिसाइड करना होगा ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। ये एक गाइडलाइन है। समझ पा रहे हो बात? ये एक गाइडलाइन है। समझ पा रहे हो बात? 100% सही नहीं है कि यही चीजें होगी। क्लियर? तो ये है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का या एक्सपेंडिचर का पता करने का।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सीधा देखिएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट इन क्रक्स आपका क्या है, बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन मेनली आपका जो है वो यही है कि अगर कोई ऐसा है जैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज होते हैं तो वो है कैपिटल, और कोई ऐसा है जैसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मेंटेन हो तो वो है रेवेन्यू। बस इतनी सी बात। जैसे आपने कोई मशीन लाई जिससे आपको आगे ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा फायदा कैसे हो सकता है कि आप यूनिट आज तक 10,000 बना रहे थे, कल से 12,000 बनाओगे, तो फिर वो कैपिटल नेचर का। या फिर एक यूनिट 8 रुपये में बन रही थी, कल से इस मशीन के लाने 7 रुपये में बनेगी, तो उस केस के अंदर ये क्या कहलाएं, कैपिटल नेचर की। कुछ खर्चा किया जिससे 10,000 के 10,000 यूनिट बनेगी, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, तो वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। लेकिन ये भी हम रूल नहीं कह सकते, ये आपको इस बेसिस के ऊपर ध्यान रखना है। बाकी आपको मेन चीज इस 4 पॉइंट के ऊपर 5 पॉइंट जो है इनका ध्यान रखना है। इसके बाद आता है लाइबिलिटी प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटीजेंट एसेट। इसको सिर्फ कंटीजेंट एसेट के अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए कैसे डिसाइड करें कि इसके लिए लाइबिलिटी लिखी जाए या प्रोविजन लिखा जाए या फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखी जाए। तो देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे ऊपर क्या हो गया, हमने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जैसे कि भाई हमने एक तेल बनाया और वो तेल ऐसा है कि इसे जो भी लगाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम से उसके बाल जो है वो सही हो जाएंगे, मतलब उसके बाल कभी भी नहीं झड़े, और जड़े हुए तो वापस आ जाएंगे। ये हमने तेल बनाया, हमने मार्केट में सेल किया, किसी कस्टमर ने यूज किया और उसके फायदा नहीं हुआ और उसने अपने ऊपर केस कर दिया, और वो हमसे हर्जाना मांग रहा है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का। अब इस 1,00,000 को हम लाइबिलिटी लिखे या प्रोविजन लिखे या कंटीजेंट लाइबिलिटी लिखे, तो ये डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है। मतलब सर अगर आपको लगता है कि केस आप आराम से जीत जाएंगे तो उस केस के अंदर आप इसे क्या कर दीजिएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी लिख के कर लेते, साइड में कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपको लगता है कि आप 100% जीत जाएंगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है उसके जीतने का, तो रिमोट आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर लगता है कि आपको 50-50 है कि भाई वो भी जीत सकता है हम भी जीत सकते हैं, तो उस केस के अंदर कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाइए। अगर लगता है कि वही जीतेगा, ज़्यादा चांस उसके, तो उस केस के अंदर प्रोविजन बनाइए। और अगर तय ही हो जाता है कि वही जीतेगा, तो उस केस के अंदर लाइबिलिटी बनाइएगा। लेकिन ये तय हो गया कि वही जीतेगा लेकिन अमाउंट तय नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर वापस प्रोविजन बनाएंगे। सर बहुत सारी बातें कही, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? देखो ये रहा। सबसे पहली बात तो देखिए अकरेंस, और फिर देखिए अमाउंट। अगर अकरेंस सर्टेन है और अमाउंट भी सर्टेन है कि तय है कि हमें पे करना है और तय है उसका अमाउंट भी पता है, तो उस केस के अंदर आप लाइबिलिटी बना दीजिए। मतलब क्रेडिटर है उसको 10,000 रुपये देने, क्या लिखोगे? लाइबिलिटी लिखोगे। प्रोबेबल है और मेजरेबल है, प्रोबेबल है और मेजरेबल है। डेटर के ऊपर, डेटर जो है उसमें से कुछ डेटर जो वो मना कर देंगे, वो हमें भुगतान नहीं करेंगे। क्लियर है? प्रोबेबल है, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें से 5 जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो मना करेंगे। और मेजरेबल भी हम मान सकते और उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पीछे वाले सालों से हमने क्या किया, पता किया कि 5% ऑन एन एवरेज, 100% नहीं लेकिन काफ़ी रिलायबल सोर्स तक हम उसको मेजर कर सकते हैं कि 5% तक के डेटर जो वो पैसा नहीं देते, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? प्रोविजन बनाओगे। तो उस केस में आप क्या बनाओगे? प्रोविजन। प्रोबेबल है, होने के चांसेस ज़्यादा है कि हमें पे करना ही पड़ेगा, लेकिन अमाउंट मेजर नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? जैसे हमने पहली बार जो है वो एक रेडियो लॉन्च किया, एक अलग टाइप का रेडियो लॉन्च किया, हमें पता है उसके अंदर क्या होगा, वारंटी के लिए वारंटी का ऑफर दिया है, तो उसमें हमें पता है कि वारंटी के अंदर जो है वो आएंगे, लाइबिलिटी क्रिएट होगी, उसमें हमें फ्री सर्विस करके देनी पड़ेगी। लेकिन हम पहली बार प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमें नहीं पता कि वारंटी के अंदर कितना आएगा, तो अमाउंट मेजरेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर फिर
कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करें। क्लियर है? पॉसिबल है और मेजरेबल है। पॉसिबल मतलब 50-50। देखिए प्रोबेबल मतलब क्या, होने के चांस न होने से ज्यादा है। पॉसिबल है और मेजरेबल है तो उस केस के अंदर कंटीजेंट लाइबिलिटी, और पॉसिबल है नॉट मेजरेबल है तो भी कंटीजेंट लाइबिलिटी। सर नॉट मेजरेबल है तो भी कंटीजेंट लाइबिलिटी क्यों? क्यों कंटीजेंट लाइबिलिटी में क्या होता है, अमाउंट लिखो नहीं लिखो तो भी चल जाता है। रिमोट है तो उसे फिर क्या कर दो, इग्नोर कर दो। रिमोट मतलब होने के चांसेस बहुत कम ही है तो उस केस के अंदर आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्लियर है? ये सारी सिचुएशन है कब प्रोविजन बने, कब कंटीजेंट लाइबिलिटी, कब लाइबिलिटी वगैरह बनेगा। तो प्रोविजन और कंटीजेंट लाइबिलिटी के अंदर दोनों में फर्क देख लीजिए। प्रोविजन इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब क्या, आज हमारे पास उस लाइबिलिटी का भुगतान करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हमने खरीद लिया, उसके बाद में हमारे पास भुगतान करने का और अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। समझ पा रहे हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन की हो सकता है कि देना पड़े, हो सकता है कि नहीं देना पड़े। देखिए ये क्या लिखा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टेन अमाउंट। प्रेजेंट लाइबिलिटी है अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट। ये कौन सा हो गया, ये वाला पहला वाला केस। ठीक है, यहाँ पर प्रोविजन बनेगा। प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज व्हेन। अब समझिएगा, प्रोविजन जो है वो बनेगा लेकिन बुक के अंदर कब लिखा जाएगा उसके लिए उसे रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया जो पास करना होगा। क्या रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, मैं समझाता हूँ आपको। पहले तो देखिए, एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए और एक रिलायबल एस्टिमेट जो हम बना सकते। सबसे पहला तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मतलब कि इसकी वजह से हमसे कुछ न कुछ जाएगा, ये तय होना चाहिए। और दूसरा वो मेजरेबल होना चाहिए। समझिएगा, प्रोबेबल है लेकिन मेजरेबल नहीं है तो उस केस के अंदर वो प्रोविजन हो सकता है लेकिन प्रोविजन बुक के अंदर नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर लिखने के लिए उसे क्या करना होगा, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना होगा। और रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और रिलायबल एस्टिमेट दोनों होने चाहिए। इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it recognize a provision in balance sheet। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी वजह से हमें कुछ अमाउंट जाएगा, कुछ भी रिसोर्सेज जाएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करें। कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी इज पॉसिबल 50-50 है, दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर रिक्वायर्ड। मतलब जैसे सर कंटीजेंट लाइबिलिटी को और बताइए। आप और मैं बैठे थे, एक भैंस जा रही थी, मैंने कहा भैंस राइट टर्न करेगी, आपने कहा लेफ्ट टर्न करेगी, मैंने कहा लगाओ 1000 की बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, कंटीजेंट लाइबिलिटी। अब कुछ इवेंट के ऊपर डिपेंड है जिसमें 50-50 चांस है, कोई भरोसा नहीं है, तो उस केस के अंदर कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाएंगे। मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटी एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट में लिखते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी फेस द टू मीट द सेम, मतलब रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं होता, इस वजह से कंटीजेंट लाइबिलिटी को बुक के अंदर नहीं लिखा जाता है, इसे फुट नोट के अंदर लिखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिखा जाता है। जैसे हमने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को बैट बेचा और सचिन तेंदुलकर को उसकी वजह से इंजरी हो गई और उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर, एमआरएफ के ऊपर केस कर दिया। तो उस केस के अंदर अब हमें लगता है कि 50-50 चांस है, तो उस केस के अंदर हम पता नहीं कर पा रहे कि इसका अमाउंट कितना है, रिलायबल एस्टिमेट नहीं बना पा रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो उस केस के अंदर हम उसके लिए क्या करेंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी बनाएंगे। तो प्रोविजन हो सकता है लेकिन प्रोविजन अगर अपने रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया फेल हो जाए तो उस केस के अंदर वो कहाँ चला जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी। सर बताइए, ये देखिए प्रोबेबल था लेकिन नॉट मेजरेबल हो गया तो कंटीजेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। कंटीजेंट लाइबिलिटी इंक्लूड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट द मीट द रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया बिकॉज आइदर, ऊपर वाले सेम बात कर रहे हैं। If management estimate that it is less likely that the economic benefit will outflow, डिस्क्लोज ऑब्लिगेशन है कंटीजेंट लाइबिलिटी। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि जाने के चांसेस, रिसोर्सेज जाने के चांसेस कम है, तो उस केस के अंदर वो कंटीजेंट लाइबिलिटी बना सकते हैं। कंटीजेंट एसेट क्या होता है, ये
कंटीजेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट लिखे जा सकते हैं। सर एग्जांपल देखिए, लाइक हमने क्या किया, एक फेयरनेस क्रीम जो है वो सेल की। वैसे मैं फेयरनेस क्रीम को सेल करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। हमने एक फेयरनेस क्रीम जो वो आगे किसी कस्टमर को सेल की। आदमी सुंदर या खराब जो है वो अपने विचारों से होता है, बाकी इनसे कलर से नहीं होता है। हमने फेयरनेस क्रीम जो वो सेल की और वो हमने किसी और से खरीदी। अब कस्टमर जो है उसने क्या किया, हमारे ऊपर केस कर दिया कि फेयरनेस क्रीम की वजह से मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, और ये कहिए जो है हमने केस जो है क्या कर दिया, आगे वाले पे कर दिया। अब हमारी सिचुएशन कैसी है कि अगर यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट हुई तो उस केस के अंदर यहाँ पर हमें वापस इस कंपनी से मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पर हमें 50-50 चांस है, यहाँ भी 50-50 चांस है। तो यहाँ कंटीजेंट लाइबिलिटी लिख के यहाँ कंटीजेंट एसेट लिख सकते हैं। सिर्फ कंटीजेंट एसेट ही लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं क्या? नहीं। समझ पा रहे हो? कंटीजेंट एसेट वैसे तो बुक के अंदर नहीं है, फुट नोट के अंदर, लेकिन फुट नोट में भी सिर्फ कंटीजेंट एसेट को नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर बात भी की थी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उसके अंदर अगर मेथड का तड़का लग जाए तो अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाता है। सिलेक्शन जब करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी का तो सब्सटेंस का ध्यान रखिएगा, प्रूडेंस का ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस और फॉर्म का ध्यान रखिएगा, और मेटेरियलिटी का ध्यान रखिएगा। तीनों में बता चुका हूँ। प्रूडेंस मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉग्नाइज करे ऐसी पॉलिसी रखिएगा, एक्सपेक्टेड इनकम को इग्नोर करें ऐसी पॉलिसी हो। उसके बाद में सब्सटेंस और फॉर्म मतलब जो ट्रांजैक्शन के एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करवाए, लीगल फॉर्म जो है उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, जरूरी नहीं। उसके बाद में मेटेरियलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो जो मेटेरियलिटी का भी ध्यान रखें। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसके अंदर चेंज जो है वो डील करता है इस 5 प्रायर पेड आइटम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और ये जो है इसके बारे में बात करता है इस 5 जो है उसके अंदर क्या कहा उन्होंने कि चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो 3 कारणों में। इन 3 में से कोई है तो आप कर सकते हो। पहला कि अगर रिक्वायर्ड बाय एएस है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया और उसने कहा, जैसे हम लिफो मेथड से वैल्यूएशन कर रहे थे इन्वेंट्री का, एस2 ने कहा कि लिफो नहीं यूज करोगे, तो उस केस के अंदर हम अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। या फिर रिक्वायर्ड बाय लॉ, हम एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, वैसा ऐसा कंपनी एक्ट में लिखा नहीं, और कंपनी एक्ट में लिखा गया, लिख दिया उन्होंने कि एसएलएम से कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, तो उस केस के अंदर हम एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे जा सकते हैं, कोई भी और मेथड पे जा सकते हैं। या फिर मैनेजमेंट को लगे, या फिर मैनेजमेंट जो उसका ओपिनियन है कि इससे क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो बढ़ेगा। कि अगर हम जैसे एसएलएम से डब्ल्यूडीवी पे जाएंगे तो हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू जो ज़्यादा होगा, तो उस केस में भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद में मिसलिनियस कॉन्सेप्ट, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। पहला तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं पास्ट कॉस्ट, जितने पे खरीदा है उससे हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट, आज की वैल्यू। जैसे ये मान लीजिए रिमोट मैंने 5 साल पहले 5,000 के अंदर खरीदा, तो 5,000 तो हो गई हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज जो है ये रिमोट अगर मैं बेचूं तो मुझे आज मैं अगर ये रिमोट खरीदने जाऊं तो उस केस के अंदर ये मुझे 7,000 में पड़ता है। दोबारा से शुरू से, एक सेकेंड, रीटेक रीटेक कट कट कट। हाँ, ये रिमोट मैंने आज से 5 साल पहले 5,000 में खरीदा, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई 5,000। आज अगर मैं यही खरीदने जाऊं तो ये 4,000 में पड़ता है, तो ये करंट कॉस्ट हो जाएगी, आज की वैल्यू। और इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, कि अगर इसको मैं ऐसा कैसा लेके आऊं तो उसका कितना पैसा लगेगा, उसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, आज सेल
करूं तो कितना रियलाइज होगा, वो क्या हो जाएगी, रियलाइजेबल वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये एन्युटी के अनुसार होती है, जो आप एफएम में सीखोगे, एफएम के पहले ही लेक्चर में ये सीख लोगे, एफएम के पहले लेक्चर में आप ये सीख लो। क्लियर है। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, सर अकाउंटिंग एस्टिमेट वही होता है जैसे आप गालियां देते हो किसमें, ऑडिट के अंदर। सर मतलब हम कब गालियां देते हैं और क्यों देते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़े हो, हाँ जी सर। नेचर ऑफ ऑडिटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, हाँ जी सर। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग को क्यों गालियां देते हो कि अकाउंटिंग में क्या होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं। प्रोविजन आप बना रहे हो 5% बना रहे हो, क्या 100% श्योर है कि 5% ही लॉस होगा, क्या जरूरी है 5% ही डेटर धोखा देंगे, हो सकता है 7% दे, हो सकता है 2% दे, हो सकता है ना भी दे। क्लियर है। तो ये क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट। जहां पर हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता है, तब हम कुछ रियलाइबल सोर्स, मतलब ऐसा नहीं एकदम तुक्का नहीं होगा, ऐसा नहीं आंख बंद करके 10% कर दो, 15% नहीं, कुछ रियलाइबल सोर्स के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट जो वो ले सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि लाइक पिछले वाले सालों में देखा कि 5% जो नॉर्मली लॉस होता है, तो हमने 5% रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में एक होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑन सेल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, बहुत आसान सा तरीका है, मैं सिंपल सा ही बताऊंगा। एक लिखा 20% ऑन सेल्स, ऑन जिसके ऊपर लिखा है ना उसका ध्यान रखिएगा, कॉस्ट के ऊपर लिखा है तो देखिए सेल्स लेस प्रॉफिट, और ये हो गया कॉस्ट, सेल्स लेस प्रॉफिट, और ये हो गया कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट, जिसके ऊपर परसेंटेज दे रखा हमेशा उसे क्या मान लीजिए 100। तो कॉस्ट का 20% मतलब प्रॉफिट कितना होगा 20, कितने में से 20 घटाएं कि 100 बचे, सर 120। 20% ऑन सेल्स, सेल लिखा है तो सेल पे है तो सेल को 100 मान लीजिए, प्रॉफिट कितना 100 का 20% 20, तो कॉस्ट कितनी 80। इतना लिख दिया, फिर उसके बाद में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा है कि कॉस्ट जो है वो आपका 80,000 है, तो बताओ आपका सेल वैल्यू कितना होगा। तो कॉस्ट 80,000, तो कॉस्ट के जस्ट आगे लिख दीजिए 80,000। फिर क्या करोगे, ये इसको ऐसे भी कर सकते हो कि चूंकि 100 रुपये कॉस्ट होती है तो सेल्स वैल्यू कितनी होती है 120, एक होगी तो 120 भाग 100, और 80,000 पे कितना हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसे अनुपात समानुपात में भी कर सकते हो, 100 120, ये सेम रेशियो रहेगा। यहाँ पर पहले कॉस्ट लिखा है तो यहाँ भी पहले कॉस्ट लिख दीजिए 80,000, और सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि कॉस्ट जो है वो 80,000 है, तो सेकंड वाले केस में कैसे होगा, यहाँ पर 80,000 लिख दीजिए, फिर वो सेम इसी तरीके सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करने को कहे तो सेल्स वैल्यू पे चले जाइए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने पे चाहे तो प्रॉफिट, तो क्या कर दोगे, क्योंकि 80 रुपये की जब कॉस्ट होती है तो प्रॉफिट होता है 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 80,000, इस तरीके से करने। क्लियर। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैसे तो इन्वेंट्री एक चैप्टर है, लेकिन इन्वेंट्री का पूरा पार्ट जो ओपन मटेरियल के अंदर पूरा का पूरा सीख चुके हैं। सिर्फ एक चीज जो है वो बतानी रह गई थी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो कैसे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, एस2 बताता है, एस2 ये क्या कहता है, विच एवरेज लोअर। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो कैसे होगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। मान लीजिए आपने उसको खरीदा था 10,000 में, आज अगर उसको सेल करें, एनआरवी का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, समझिएगा। मैं इसे सेल कर सकता हूँ 12,000 में, लेकिन सेल करते वक्त मुझे 1,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, तो रियलाइजेबल वैल्यू तो 12,000 है, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी, 12,000 में से 1,000 खर्चा हो जाएगा, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी 11,000। इज इट ओके, समझ पा रहे हो। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर का कॉन्सेप्ट रखोगे। समझिएगा इससे कारण क्या है, ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाया गया। सर क्यों, कॉस्ट है 10,000 और एनआरवी आज उसे सेल करके रियलाइज अगर 9,000 होंगे, तो मतलब 1,000 रुपये का लॉस होना तय है, तो उसको लिख दीजिए। अगर कॉस्ट है 1,000, सॉरी 10,000, और एनआरवी उसकी 11,000, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसे इग्नोर कर दीजिए। तो ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर के हिसाब से। एक होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, मान लीजिए आपने पिछले वाले सालों में कुछ गलतियां की
और वो आपको पता चली इस साल। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने पार्टनरशिप की मान लेते हैं, पार्टनरशिप का ही मान लेते हैं। देखिए P&L एडजस्टमेंट क्या होता है, अगर कुछ गलती की है तो उसके लिए बनेगा। P&L अप्रोप्रिएशन क्या होगा, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए होगा। जैसे जी यूँ मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 था। कैपिटल जो थी वो ABC की जो थी वो 50,000, 40,000 और 10,000 थी, समझिएगा। और इन्होंने क्या किया, पीछे वाले साल के अंदर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो दिया ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं और प्रॉफिट जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उस केस के अंदर क्या करें, उस केस के अंदर क्या करें? तो देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ पाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, 40,000, 10,000, मतलब इस पे कितना कितना हो गया, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, मतलब कि इसको 5,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इसको 4,000 का देना था और इसको 1,000 का देना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। लेकिन ये दिया नहीं और उससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया होगा, 3, 2 और 1 के अंदर, क्लियर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 5, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 4, 9 और 1 10। इस 10,000 को पहले तो उनसे वापस मांगो, 10,000 को उनसे वापस मांगो। वापस कैसे, जब बांटा था तब क्या कैसे बांटा था, P&L से ही मानते हैं। तो कैसे बांटा था, 2A 2B 2C। इस 10,000 को पीछे वाले साल में बांट कैसे दिया था, 10,000, 3, 2, 5 और 6, 6 के केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, 3, 1, 1 कर देते ना, 3, 1, 1, तो ये हो गया 6,000, 2,000 और 2,000, ऐसे बांट दिया था। ये तो पीछे वाले साल का, जबकि इससे क्या देना था, 10,000 का एक्चुअली इनको कैपिटल देना था। अब ये तो पीछे वाले साल में कर दिया इन्होंने, कबाड़ा कर दिया, अब वापस मंगवाइए। अब इस साल आपको पता चला, ध्यान समझिए, क्वेश्चन समझिए पहले। 3 पार्टनर है, 3:1:1 है, उन्होंने पीछे वाले साल प्रॉफिट बांट दिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब आपको पता चला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इन्होंने कैपिटल लगा रखे 50,000, 40,000 और 10,000। उस केस के अंदर इनका बनता 5,000, 4,000 और 1,000। इतना इतना इनको कैपिटल देना चाहिए था लेकिन इन्होंने दिया नहीं। तो इन्होंने प्रॉफिट जो वो कैसे बांटा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6,000, 2,000 और 2,000। तो पहले तो इनसे वापस मांगो, कैसे मांगो, ABC 2। अब इस साल के P&L में नहीं होगा, किसके जरिए होगा, P&L एडजस्टमेंट के जरिए। कितना, 6,000, 2,000, 2,000, 10,000, ये मंगवाया। अब इसी P&L एडजस्टमेंट को वापस कैसे बांट दीजिए, जैसा आपको बांटना था। ये कैसे बांटना चाहिए था, 2A 2B 2C। इस 10,000 को बांटना कैसे था, ए को देना था कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5,000, बी को देना था 4,000 और सी को देना था 1,000। ये इस तरीके से P&L एडजस्टमेंट होता है। पीछे वाले साल जो गलती की उसे वापस रिवर्स कीजिए और उसे सही तरीके से बांट दीजिए। क्लियर है, ये होता है आपका P&L एडजस्टमेंट। ये था आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। P&L एडजस्टमेंट वाला जो है एक बार वापस देख लीजिएगा ये वाला पार्ट, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, अगर आपने पीछे वाले साल गलती की तो जो गलत एंट्री की है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, लेकिन P&L से मत कीजिएगा, P&L एडजस्टमेंट से कीजिएगा और फिर उसको जैसा करना था उसके हिसाब से कर दीजिए। क्लियर, कुछ भी हो सकता है इसका। जैसे इन्होंने क्या कर दिया, पीछे वाले साल मान लीजिए क्रेडिटर जो है वो क्या कर दिया, 4,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी। क्लियर है, क्रेडिटर जो है वो गलती से उन्होंने 4,000 से ज़्यादा लिख दी। तो उस केस के अंदर क्या करोगे, क्रेडिटर को कम करना है, सॉरी इस साल क्रेडिटर को कम करना है। तो कैसे करोगे, क्रेडिटर को कम डेबिट करके 2 क्या कर दोगे, P&L एडजस्टमेंट। और क्रेडिटर कम हुए, लाइबिलिटी कम हुए, तो ये किसका फायदा, पार्टनर का फायदा। तो उस केस के अंदर ये क्या कर दोगे, 4,000 जो है वो क्या कर दोगे, P&L एडजस्टमेंट का जो बैलेंस बचेगा वो किसका, पार्टनर का, टू पार्टनर कैपिटल, जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है उसके हिसाब से बांट दें। या कोई एसेट जो थी वो उन्होंने गलती से ज़्यादा लिख दी तो कम लिख कर दीजिए वापस P&L एडजस्टमेंट के जरिए। जो भी इसमें प्रॉफिट और लॉस जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो भी बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ
P&L एडजस्टमेंट कहाँ चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके साथ आपका ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जो वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। कैसे लगे लेक्चर ये आप ज़रूर 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 हमारे साथ शेयर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, जितना बेहतर कर सकते उतना बेहतर करें, अपने ऊपर लिमिट ना लगाएं, और कट ऑफ और इनकी तो लिमिट बिल्कुल ना लगाएं। जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए। कट ऑफ को देख के अपनी लिमिट मत लगाइए, अपने पंख खुद मत काटिए। जितना आप कर सकते हैं बेहतर उतना बेहतर कीजिए। जितना समय आप यूज कर सकते हो उतना समय यूज कीजिए। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। बाकी आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।